जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2 पॉइंट पर बात करने वाले हैं। पहला तो यूपी पुलिस एग्ज़ाम डेट के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कब तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 100%। और जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपकी क्या सही रणनीति होनी चाहिए। मैंने भी दोस्तों री एग्ज़ाम दिया है यूपी पुलिस का, तो मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि जो पहले आपका एग्ज़ाम हुआ था 17 फरवरी 18 फरवरी में, उससे आपका री एग्ज़ाम कितना अलग होने वाला है और इससे आपके नॉर्मलाइजेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम भी नॉर्मलाइजेशन बहुत बुरे तरीके से हुआ था जिस टाइम हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। उसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट टाइम बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, अब तक चुनाव चल रहे थे जो कि अब चुनाव ख़त्म हो चुके हैं और 4 जून में आज वोट भी खुल रहे हैं। इसके बाद पीएम भी डिसाइड हो जाएंगे कि कौन सी पार्टी जीती है। उसके बाद जो भी उस पार्टी का नेता होगा पीएम पद का, वो शपथ लेगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो। इसके बाद इसी वजह से आपकी प्रक्रिया जो थी डिले हो रही थी। जितने भी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव था, क्योंकि इन्हीं की वजह से कोई भी एग्ज़ाम वगैरह या कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब 4 जून के बाद सभी भर्ती प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी और जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है 60,244 पदों पर आपका री एग्ज़ाम। दोस्तों, अभी एक लेटर वायरल हो रहा है जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से एक सूचना मांगी गई है, जो भर्ती बोर्ड ने मांगी है कि आपके यहाँ कितने अभ्यर्थियों की क्षमता है। अगर हम एग्ज़ाम कराते हैं यूपी पुलिस की किसी भी परीक्षा का, उसमें नाम नहीं है यूपी पुलिस हो या कंप्यूटर ऑपरेटर हो या फिर रेडियो हो, कि कोई भी वैकेंसी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा वो आपका री एग्ज़ाम ही होगा यूपी पुलिस का। इसी तरह हर कॉलेज में जहाँ जहाँ सेंटर बना होगा, हर कॉलेज से ये सूचना मांगी जाती है एग्ज़ाम होने से 30 से 40 दिन पहले। जैसे ही ये सूचना कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपके एडमिट कार्ड छपने शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद आपकी एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो जाती है। पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब आपका 17-18 फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था तब हमें जनवरी में ही पता चल गया था कि एग्ज़ाम आपका 17-18 फरवरी में होगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी एसपी ऑफिस में एक लेटर आया था। इसी तरह से हर ऑफिस में, हर पुलिस ऑफिस में लेटर जाते हैं और हर स्कूल में भी सूचनाएं जाती हैं, उनसे संस्तुति मांगी जाती है अभ्यर्थियों की या सुरक्षा की दृष्टि से। तरह तरह के लेटर भर्ती बोर्ड से आते हैं एग्ज़ाम होने से 30 से 40 दिन पहले। तो मुझे लगता है दोस्तों, आपका एग्ज़ाम जुलाई के मिड जुलाई में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इससे ज़्यादा डिले नहीं होने वाला। आपके एग्ज़ाम में 30 से 40 दिन ही है मात्र। तो जैसे आप तैयारी कर रहे हो उसे और थोड़ा बूस्ट कर दो। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है और ये जो टाइम है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये टाइम आपके जीवन में कभी दोबारा नहीं आने वाला। अगर आपने अब एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो आपको दोबारा फिर से किसी और यूपी पुलिस की भर्ती की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो समय है इसे पूरा यूटिलाइज़ कर लो और अपने सभी फालतू के काम बंद कर दो। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक बिल्कुल बंद। और ख़ास तौर से अपने रिलेटिव दोस्तों से थोड़ा बात करना थोड़ा सा कम कर दो 1-1.5 महीने के लिए। उसके बाद आपको बहुत समय मिलेगा बात करने के लिए। ठीक है, और जिसमें गर्लफ्रेंड भी इंक्लूड है, बाकी आप खुद समझदार हो। ठीक है। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और ये एग्ज़ाम कितना अलग आएगा आपके फरवरी वाले एग्ज़ाम से, यानी री एग्ज़ाम में क्या क्या चेंजिंग होंगे। तो दोस्तों, मैंने भी 2019 में री एग्ज़ाम दिया था। हमारा 18-19 जून में पहले एग्ज़ाम हुआ था जो कि 4 शिफ्टों में था, आप ही की तरह जो अब फरवरी में हुआ था। तो उसमें सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया था 18-19 जून का, जिसमें मेरा भी था। मेरा 19 जून सेकंड में था। फिर हमारा एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ था, 3 महीने बाद हमारा री एग्ज़ाम हुआ था। वो दोस्तों काफ़ी टफ था। मतलब अगर हम परसेंटेज में तुलना करें तो अगर हम 100% माने पहले वाले एग्ज़ाम को, तो उससे हम कह सकते हैं 130 से 140% टफ था हमारा री एग्ज़ाम। रीजनिंग का लेवल भी टफ था। रीजनिंग बैंकिंग लेवल की इंक्लूड थी, जीएस भी उसमें थोड़ा डीपली थी। मतलब हर पोर्शन थोड़ा थोड़ा टाइट था री एग्ज़ाम में। जिन शिफ्टों का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ था, यानी कि जो 18-19 की फर्स्ट शिफ्ट के छात्र थे, उन्होंने रिट डाल दी थी हाई कोर्ट में कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसका लाभ केवल हमें मिलना चाहिए, जिनका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। और जिन छात्रों का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उनका ये कहना था रिट में कि उन्हें 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है तैयारी करने के लिए, तो इसलिए उन्हें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलना चाहिए।
तो कोर्ट ने भी उनकी बात मानी और भर्ती बोर्ड ने भी, और हमें 1 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला था उस भर्ती में। जिनका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ था, जिन्होंने 18 में उसकी फर्स्ट में एग्ज़ाम दिया था, दोस्तों उन्हें नॉर्मलाइजेशन पता नहीं किस तरह से दिया था भर्ती बोर्ड ने। किसी को 25 नंबर मिले थे नॉर्मलाइजेशन में, किसी को 30, किसी को 35, किसी को 20। मेरे साथ के कई दोस्त ऐसे थे जिनके मतलब अगर हम नंबर देखें तो वो 200 के अंडर ही रहते थे 300 में से, प्रैक्टिस साइड में क्या, और वैसे भी जो हमारे नॉर्मली टेस्ट होते थे कोचिंग में, वो लोग 200 का आंकड़ा भी क्रैक नहीं कर पाते थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो 225 और 230 पर बैठे थे, मतलब हमसे भी ऊपर। उन्हें इतना फ़ायदा हुआ नॉर्मलाइजेशन का कि जिन छात्रों का सिलेक्शन भी नहीं होता उनका भी सिलेक्शन हो गया था। तो कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, वो तो हमारी तैयारी अच्छी थी। एक कहावत है, जितने आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे आपके मार्क्स उतने ही आएंगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो तैयारी अच्छी थी हमारी, इसी वजह से सिलेक्शन हो गया। क्योंकि 25-30 नंबर जिसे नॉर्मलाइजेशन में मिल रहे हों उसके सामने टक्कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। आपको 1 नंबर ना मिले और सामने वाले को 25-30 नंबर मिल रहे हों फ्री के, तो फिर तो आपकी तैयारी अच्छी ही होनी चाहिए। तो तैयारी अच्छी थी, इसीलिए मेरा सिलेक्शन हो गया था उस समय। वरना वैसे 49,000 वाले में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैंने उसमें भी एग्ज़ाम दिया, लेकिन फिजिकल और मेडिकल मैंने उसमें नहीं दिया था। तो वैसे तो और भी जगह सिलेक्शन हो जाता, ग्रुप डी में भी था मेरा, रेलवे में, एसएससी जीडी में भी मेरे 86 नंबर थे उस समय। 3-4 एग्ज़ाम मेरे साथ ही साथ क्रैक हुए थे। लेकिन सबसे पहले इस ज्वाइनिंग यूपी पुलिस की ही थी, तो मैंने यही वाली ज्वाइनिंग पहले ली। और रेलवे ग्रुप डी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो एग्ज़ाम दे ही दिया था, ठीक है क्योंकि मुझे वो जॉब वैसे ही पसंद नहीं थी, और उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन हुई नहीं थी। 12th लेवल से केवल यही एग्ज़ाम में दे सकता था, तो उस हिसाब से ये वाली जॉब मुझे मिल गई, जिससे कि मैं अब संतुष्ट भी हूँ। मतलब तैयारी अब भी कर रहा हूँ मैं आगे की, लेकिन जॉब काफ़ी रेस्पेक्टिव है ये यूपी पुलिस की। क्योंकि वर्दी जब हम पहनते हैं तो बहुत सारी जो और जॉब हैं, चाहे वो हमारे ग्रेड पे की हों, हमारे लेवल की हों, लेकिन उनसे एक अलग पहचान हमें मिल जाती है और एक अलग रेस्पेक्ट उनसे हमें मिल जाती है। हमसे कोई भी बदतमीज़ी नहीं कर सकता, कोई लड़ भी नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी क्या क्षमता है। अगर आप सिविल की जॉब में हो तो आपसे हर कोई मतलब कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब आप पुलिस में हो, आपके पास वर्दी है, तो हर कोई फिर आपसे रेस्पेक्ट से बात करता है। तो फिर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उसे बदले में उससे ज़्यादा रेस्पेक्ट दें। तो मैं वैसे सभी से अपना व्यवहार बहुत अच्छे से मेंटेन करता हूँ। मैं थोड़ा आगे ही निकल गया था अपनी कहानी बताने में, लेकिन चलिए अब वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, जैसा आपका फरवरी का एग्ज़ाम आया था इजी, वैसा अब ये एग्ज़ाम नहीं आने वाला। अब उससे थोड़ा सा इसका लेवल अप हो जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम मिल गया है पढ़ने के लिए, 3-4 महीने। जैसे क्वेश्चन उस समय आए थे कि थाना प्रभारी को क्या कहते हैं, एसएचओ, तो ऐसे प्रश्न हो सकता है अब ना आए, अब इससे थोड़ा लेवल हार्ड आएगा, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। दोस्तों, सिलेबस आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपका 4 भागों में सिलेबस डिवाइड है, हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथ। और ये चारों पोर्शन आपके 150 क्वेश्चंस के होंगे, और जो कि 300 नंबर के होंगे, मतलब एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.5 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 4 प्रश्न अगर आप गलत करते हो तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन कट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरे 150 के 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं, आपको 130, 135, 125 अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो काफ़ी है। ज़्यादा अटैम्प्ट करने के पीछे मत भागना, तुक्के मत लगाना, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको पोर्शन किस तरह से अटेंड करने हैं। तो सबसे पहले मैंने जिस तरह से एग्ज़ाम अटेंड किया था, या जैसे मेरे टीचर ने बताया था, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। 4 पोर्शन है आपके, आपको टाइम भी मैनेज करके चलना है। क्योंकि मैंने जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था उस समय कई छात्रों से मेरी बात हुई थी, और उनमें से अधिकांश छात्र ऐसे थे जो कि 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए। उनका ये कहना था कि टाइम ख़त्म हो गया था। कई छात्र तो ऐसे थे जो 100% ही अटैम्प्ट कर पाए। तो दोस्तों, आप खुद सोचो, 100% पे क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है? आप 100 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट कर रहे हो तो उनमें कुछ गलत भी होंगे, हो सकता है 10-20 क्वेश्चन आपके गलत हों, बचे कितने आपके 80-85 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो इसलिए आप अपना टारगेट लेकर चलना, को 125 या 130% अटैम्प्ट करने हैं, 150 नहीं करने, और इतने से कम भी अटैम्प्ट नहीं करने हैं। अगर आपके इतने में से 10% 10 या 15% अगर आपके गलत भी होते हैं, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है आपको अपना टाइम किस तरह से बचाना है। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देते समय रीजनिंग को उठाना है।
पिछले 2 भर्तियों से मैं देख रहा हूँ यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में रीजनिंग बैंकिंग लेवल की आ रही है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा टफ कर दिया है पहले से, और कोडिंग डिकोडिंग इस तरह के जो चैप्टर हैं वो पहले बैंकिंग में ही आते थे, लेकिन अब यूपी पुलिस में भी आने लगे हैं। तो आपको इन टॉपिक पर भी अपनी पकड़ अच्छी बनानी पड़ेगी, और आपको रीजनिंग का पहले तो पूरा सिलेबस ख़त्म करना पड़ेगा, और कैलेंडर वगैरह ये सभी आपके चैप्टर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है ही, जैसा आप सभी जानते हो। 37% अगर आपके आते हैं तो आप आसानी से 30+ सही कर सकते हो रीजनिंग में, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपकी रीजनिंग में आपका सिलेबस कंप्लीट है तो 30 क्वेश्चन सही करने 37 में से बहुत आसान है। कई छात्र तो ऐसे होंगे जो 35 आसानी से सही कर देंगे 37 में से, ठीक है, लेकिन आप 30 ही मान लो। अगर आप 30% सही कर देते हो, 30-32, तो काफ़ी है रीजनिंग में। इसके बाद जो आपको उठाना है वो उठानी है फिर हिंदी। दोस्तों हिंदी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, क्योंकि हम बचपन से ही हिंदी पढ़ रहे हैं, और हिंदी स्कोरिंग भी है। हिंदी और रीजनिंग से ही हमारा स्कोर अच्छा होता है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, और हिंदी के भी 37 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो आप हिंदी में भी आराम से 30 से 32% सही कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो है ही, अगर जिसमें डाउट हो तो आप उसे छोड़ भी सकते हो, 2-3% आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। हो सकता है वो आपने नहीं पढ़े हो, या वो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस भी 1-2% आ जाते हैं। तो इतना ही हम लेकर चलते हैं, 30-32% आप हिंदी में कर दोगे आसानी। तीसरे नंबर पे आपको मैथ उठाना है, क्योंकि मैथ थोड़ा टाइम टेकिंग है। हिंदी और रीजनिंग में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आसानी से 30 सेकंड में 1 हल कर सकते हो। लेकिन मैथ में कई बार ऐसा होता है कि 1 हल करने में हमें 1 मिनट भी लग जाता है, 1.5 मिनट भी लग जाता है। तो इसलिए हमें थर्ड नंबर पर मैथ उठाना है, और मैथ के 38 क्वेश्चन हैं दोस्तों। मैथ में भी आपको कोशिश करनी है कि आप, मैथ में तो आपको पता ही है कि ज़्यादा टफ तो आपका मैथ नहीं आने वाला, लेकिन मैथ में भी आप 32-33 का ही टारगेट लेकर चलो, काफ़ी है इतने। ईगो हर्ट मत करना। अगर कोई पर्सन ऐसा आ जाए जिसमें आपको लग रहा हो कि मैं उलझ रहा हूँ, तो उसे आपको छोड़ देना है, उस पर अटकना नहीं है। अगर आप उस पर रुक गए और आप सोचने लगे कि मुझे तो पूरा मैथ आता है, फिर मैं ऐसा क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, और आपको पता चला 5 मिनट आपके उसी में निकल गए, फिर आप उसे सॉल्व कर रहे हो, तो दोस्तों उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो ईजी होंगे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो आपको टाइम भी मैनेज करके चलना है। अगर जो क्वेश्चन टफ हो मैथ का, उसे आपको छोड़ देना है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका मैथ वाला पोर्शन, और मैथ भी आपका तभी कंप्लीट हो पाएगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा मैथ का। तो दोस्तों सिलेबस कंप्लीट करने पर मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करना सिलेबस, और जल्दी कैसे पढ़ाई करनी है इसके ऊपर मैंने पहले भी 1-2 वीडियो बना रखे हैं, आप वो जाकर देख सकते हो कि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई आप किस तरह से कर सकते हो। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, 30 या 35 दिन ही बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। इसके बाद सबसे लास्ट में आपको उठाना है जीके जीएस का पोर्शन। दोस्तों ये एक ऐसा पोर्शन है, आपके 38 क्वेश्चंस ही इसमें होंगे, लेकिन आप उन्हें आसानी से 20 मिनट में कर सकते हो। इसीलिए मैंने ये लास्ट में रखा है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास 15-20 मिनट बचते हैं तब भी आप आसानी से जीएस कर सकते हो। जो आपको याद है उस पर टिक लगाना है केवल आपको। जिसमें डाउट है या जो नहीं आता उससे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, उसे आपको छोड़ देना है, जैसा है वैसा ही, ठीक है। तो अगर आप 30-32% मैथ में करते हो, और जीएस में आप 38 में से अगर 25, 23 या 20% भी अगर आप सही करते हो गया आपका सिलेक्शन। यानी वहाँ आपके लगभग 94-95% बैठ रहे होंगे, और यहीं अगर आपके 20% जीएस के सही हो जाते हैं, जो कि आप आसानी से कर सकते हो, तो आपका स्कोर 110-112 क्वेश्चंस पर पहुँचेगा, जो कि पहुँचेगा 222-225 के समथिंग, और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। दोस्तों आपको एक ही पोर्शन नहीं पढ़ना है, आपको सभी पोर्शन को मैनेज करके चलना है, और सभी में अपना स्कोर बना कर रखना है। और सबसे ज़्यादा आपको रीजनिंग और हिंदी पर फोकस करना है, क्योंकि उन्हें आप याद करके उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो। और मैथ तो एक क्लैरिकल सब्जेक्ट है ही, मैथ में तो जो आपको जो आता है वही आप सॉल्व कर पाओगे। तो मैनेज आपको सभी को करना है, लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ अटेम्प्ट उसी तरह से करना, और टाइम भी अगर पढ़ाई का आप दे रहे हो तो सभी को मैनेज करके चलना। और जो सब्जेक्ट आपको लगे कि ये वीक हो रहा है, जैसे आपका मैथ अगर वीक है, तो फिर मैथ को आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। दोस्तों मैथ अगर आपका वीक है तो उसे सही करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, फिर आपको मैथ को ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ज़्यादा टाइम ही देना पड़ेगा। अगर आपका मैथ वीक है, आप 2 बार 3 बार RS अग्रवाल या राकेश यादव बुक पूरी ख़त्म कर दीजिए, आपका मैथ खुद ही अच्छा हो जाएगा।
एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ मैथ अच्छा करने का। अगर आपका मैथ वीक है तो आप एक फेयर रजिस्टर बनाइए जिसमें आप वो सारे फार्मूलाज लिखिए जो मैथ में होते हैं। अगर आप परसेंटेज का चैप्टर शुरू करते हो तो उससे पहले परसेंटेज के सारे फार्मूलाज उस चैप्टर में लिखिए, उन्हें याद करिए। टाइप के प्रश्न में आपको दिक्कत आ रही है मैथ में, वो उस रजिस्टर में नोट करिए और उन्हें एग्ज़ाम से पहले या मॉक टेस्ट लगाने से पहले एक बार अपना मैथ देख लीजिए और अपने जो फार्मूलाज हैं उन्हें रिवाइज कर लीजिए। कई लोग उन फार्मूलों को याद करने के लिए दीवार पर भी चिपका देते हैं, जो उनका स्टडी टेबल होता है उसके सामने भी चिपका देते हैं ताकि वो जब भी बैठें एक बार उन्हें याद कर लें दिन में। कई तरीके हैं जो आपको सही लगे फार्मूला याद करने के लिए, लेकिन फार्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। मैथ आपका तभी सॉल्व होगा जब आपको फार्मूले याद होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपना मैथ सुधार सकते हो। और इसके बाद बात आई जीएस की। दोस्तों जीएस का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। जीएस अगर आप डेली पढ़ोगे तभी आपकी जीएस अच्छी होगी। आपको करंट अफेयर्स को कम से कम 1 घंटा डेली देना चाहिए, तभी आपकी करंट अफेयर्स अच्छी होगी। और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है जीएस में, और यही मैथ मांगता है। अगर आप मैथ आपका बहुत अच्छा है और कुछ टाइम आप मैथ छोड़ देते हो 3-4 महीने, तो फिर आपको शुरू से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। इतने हम लोग भूलने लगते हैं, जो कि स्वाभाविक है, सभी लोग भूलते हैं। तो इसी तरह से आपको तैयारी करनी है दोस्तों। आपका एग्ज़ाम आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। एग्ज़ाम थोड़ा टफ आएगा, ये बात मेरी आप ध्यान रखना। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तब मुझे बताना कि एग्ज़ाम इजी आया था या टफ। 100% आपका एग्ज़ाम टफ आएगा। हल्के में बिल्कुल भी मत लेना एग्ज़ाम को। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर बनाता रहता हूँ ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।